हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वीडियो री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो 2018 में हुआ था। उसी पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो पेपर हुआ था उसी का है यह, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी भी करेंगे। तो इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है प्रीवियस ईयर पेपर की, और जिसमें सभी में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आगे भी कंटिन्यू करिए, और आगे भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन अभी कराया जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे तो उसके बाद जो है कि आगे तैयारी करने में आसानी रहेगी और एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, इससे आप लोगों को भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तैयारी हुई है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आज इसमें हम लोग इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया है ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार आंसर का कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि आप लोग खुद से आंसर करेंगे एक बार तो पता चलेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बड़ी ई। ये दीर्घ स्वर है। बाकी देखा जाए तो ये ह्रस्व या लघु स्वर है। लघु स्वर है। और ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ई हो गया, अ हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये लघु स्वर में आते हैं। और ए और ऐ ये क्या है? तो ये संयुक्त स्वर है। ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है। ये संयुक्त स्वर है। और ये जो है कि लघु स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में और कौन कौन से आता है? तो बड़ी ई, आ, बड़ा ऊ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। यानी कि पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ग, ज, व और स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी एक बार आंसर इसका सोचिए, उसके बाद जो है कि आंसर को देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व। यह अंतस्थ व्यंजन है। आप लोगों को पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो कुल 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, व हो गया, य होता है, र होता है और ल। कुल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कुल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो है कि ये कौन सा है? तो यह ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। यह ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो बड़ा स, छोटा सा यहाँ पे बड़ा सा हो गया, खटखोड़ वाला सा हो गया और ह। ये 4 जो है कि ऊष्म ऊष्म व्यंजन आते हैं। और ये जो है कि स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ख, ग, घ और ठ। तो आप लोग आंसर को एक बार खुद से सोचिए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। ग हो जाएगा। अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं? जिनमें जो है कि उच्चारण करने में अल्प मात्रा में श्वास निकले, वो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो जो है कि इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से शब्द होते हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है कि अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं।
प्रत्येक वर्ग के, जैसे प्रत्येक वर्ग का मतलब हो गया कि क वर्ग, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, जो है कि, तो ये सभी जो है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है कि महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है। एक वर्ड होता है घोष, जिसे सघोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष। तो इसमें से पूछा गया है कि घोष वर्ड कौन सा है। तो घोष वर्ड कौन सा है, तो ज जो है कि घोष वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ज घोष वर्ड है। जिन वर्डों में स्वर तंत्रियां घर्षण करती हैं, जिन वर्डों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां घर्षण करती हैं, वो घोष वर्ड होते हैं, घोष वर्ड होते हैं। तो घोष वर्ड में कौन कौन से आते हैं, तो घोष वर्ड प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जो घोष वर्ड है यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है कि घोष होता है, और जो है कि पहला दूसरा अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है। ओष्ठ वर्ड पूछा गया है अ, आ, ई और उ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ओष्ठ वर्ड कौन सा हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओष्ठ वर्ड में और कौन कौन से आते हैं, तो उ, बड़ा उ, प वर्ग के सभी जो होते हैं, प वर्ग के सभी वर्ड, प वर्ग के सभी वर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो प, फ, ब, भ, म, ये जो है प वर्ग के सभी वर्ड हो जाएंगे। और जो है कि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से युग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला, जलज, पर और दूध वाला। तो आप लोग खुद से भी इसका आंसर एक बार सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो योग रूढ़ वर्ड हो जाएगा, शब्द हो जाएगा जलज। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो मतलब कि यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, यानी कि इनको अलग कर देने पे इनका अर्थ जो है कि कोई अर्थ नहीं बनता है, और इन दोनों को जोड़ देने पे एक विशेष अर्थ बनता है, विशेष अर्थ बनता है दोनों को जोड़ने पर। जैसे जलज मतलब कमल हो जाएगा, तो ये कि विशेष अर्थ दे रहा है, तो ये योग रूढ़ हो जाएगा। और एक होता है रूढ़ शब्द, और एक होता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, जिनको अलग करने पे दोनों का अर्थ निकलता है, और रूढ़ शब्द को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पर है, तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। मधन उत्सव, मई धन उत्सव, महाधन उत्सव या मही धन उत्सव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग संधि को भी पढ़ते रहें ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो आप लोगों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कौन सी संधि है, तो यहाँ पर देखा जाए तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। यानी स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, तो उसमें से यह गुण स्वर संधि है। इसका नियम क्या होता है कि गुण स्वर संधि का अ या आ के बाद कोई भी शब्द, जैसे अ या आ के बाद ई या ई आए,
तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और उ या उ आए, उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है। तथा अ या आ के बाद अगर ऋषि आए तो अर हो जाता है। तो ये इसका नियम है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका महाधन उत्सव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है। तो पूछा गया है बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव या तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा, तो बैलगाड़ी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें जो है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि आगमन में उपसर्ग कौन सा है, आ, आग, अ और मन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी आंसर सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। ऐसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आगमन में हो जाएगा आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ प्लस गमन, इस प्रकार बना है यह आगमन। और इस प्रकार देखा जाए तो और भी शब्द कैसे बन जाते हैं, जैसे आरंभ, आकर्षण, आरंभ आकर्षण बन जाएगा, आक्रमण बन जाएगा। बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को भी पढ़ते रहिए। आचरण हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्र, गाय, गधा या घर। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग खुद से भी इसका आंसर एक बार सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्र, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। क्षेत्र, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, क्षेत्र का। तो क्षेत्र का तद्भव जो होता है, तद्भव हो जाएगा खेत। और बाकी गाय, गधा और घर जो है कि सभी तद्भव है। गाय का तत्सम क्या हो जाएगा, गाय का तत्सम हो जाएगा गो। गधा का क्या हो जाएगा, गर्दभ। और घर का क्या हो जाएगा, गृह। तो ये तत्सम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऊपर तत्सम पूछा गया था, यहाँ पर पूछा है कि तद्भव, यौवन, जीव, निर्झर और स्थान। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ जीव हो जाएगा, तद्भव शब्द है। बाकी यौवन, निर्झर और स्थान ये जो कि तत्सम शब्द है। और जीव का तद्भव, जीव का तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो जीव का तत्सम हो जाएगा जिह्वा, जिह्वा शब्द हो जाएगा तत्सम। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक देशज होता है और दूसरा विदेशज होता है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, तो देशज और विदेशज। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द देशज है, गोबर, हल्दी, घोड़ा या कटोरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कटोरा शब्द। कटोरा जो है कि देशज शब्द हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है या ग्रामर में नहीं रहता है, जो क्षेत्रीय रूप से बोले जाते हैं, क्षेत्रीय रूप से शब्द जो होते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। तो कटोरा जो है कि देशज शब्द हो जाएगा। जैसे और एक शब्द हो जाएगा पगड़ी, ये भी जो है कि हो जाएगा खिचड़ी। ये सब देशज शब्द हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न शब्द में से कौन सा विदेशी शब्द है। यानी कि हम ऊपर पूछा गया था देशज, यहाँ पर विदेशी शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है टिकट, मयूर, मध्य या वचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिकट। टिकट जो है कि विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है। और यह किस भाषा का है, तो यह अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है विदेशज। और जो है कि मयूर, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है मयूर, जिसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, हरा, सभा, पतला या गहरा।
तो संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो संज्ञा शब्द हो जाएगा सभा। सभा शब्द संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के व्यक्ति से समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, जैसे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा और क्या हो जाएगा? तो दल हो जाएगा, दल हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा। ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। मंडल हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, सफाई, रोग और कौन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वनाम जो है कि इसके बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से कुछ आसान क्वेश्चन और कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। आप लोग भी वैसे ही तैयारी करते रहिए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यानी विशेषण के बारे में पूछा गया है। लड़कपन, कठोरता, उचित और घबराहट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित। उचित शब्द विशेषण शब्द है। उचित शब्द यह गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में और कौन कौन सा शब्द आता है? तो जैसे किसी वस्तु के स्वभाव गुण दशा के बारे में बताया जाता है, जैसे दशा, स्वभाव, स्वभाव कैसा है, कैसी दशा है, ये सभी जो है कि गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, गिराना, चमकना, देना। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो गिराना। गिराना जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, किसी दूसरे से कार्य कराता है, वो जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में अव्यय कौन सा है? तो पूछा गया अव्यय उत्तर, जापान, ठीक और कृष्णा। तो अव्यय इसका क्या हो जाएगा? तो ठीक शब्द। जो ठीक शब्द है यह अव्यय है। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अव्यय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो है कि वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? भूधर, वृंद, मीन, विहग। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विहग हो जाएगा। विहग शब्द जो है कि पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। और पक्षी के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तो खग हो जाएगा, खग हो जाएगा। और देखा जाए तो पखेरु, पखेरु, परिंदा, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अंडज भी हो जाता है, अंडज हो जाएगा। तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। और भूधर किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। और ये किसका है? मछली का है। और इसमें देखा जाए तो ये समूहवाचक जब पर्यायवाची होता है, जैसे मुनि, वृंद, इस प्रकार लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल, कुटिल, कठिन या टेढ़ा। तो जटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सरल हो जाएगा। सरल शब्द, सरल जो है कि जटिल शब्द का विलोम हो जाएगा। और कुटिल का भी जो है कि सरल ही होगा विलोम, कुटिल का भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रकार से समानार्थक शब्द भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो दीन, दीन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एक दिन का, इस दिन का मतलब हो जाएगा, दिन का मतलब हो जाएगा दिवस। और दूसरा जो दिन दिया है उसका मतलब हो जाएगा गरीब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, अंबर, पुस्तक और बालक। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो अंबर शब्द देखा जाए तो अनेकार्थक हो जाएगा। अंबर का अनेक अर्थ होता है, जैसे अंबर का अर्थ होता है वस्त्र भी हो जाएगा, आकाश भी हो जाएगा,
वस्त्र आकाश हो जाएगा, कपास भी हो जाता है, कपास हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, मेघ बादल वाला। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंबर के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूरे वाक्य में पूछा जाता है और कभी कभी एक शब्द दे के पूछा जाता है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर पूज्य दिया है, प्राण दिया है, परीक्षण दिया है और परीक्षा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा शब्द है, यह शुद्ध लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखें तो गलती यहाँ पर क्या की गई है, तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है, पूज्य, और प्राण जो है कि प्राण ऐसे लिखा जाता है, प्राण नहीं होता है। और परीक्षण, परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो ऊपर जो है कि शुद्ध पूछा गया था और यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, तो प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, व्याप्त भी सही लिखा हुआ है और माधुर्य भी सही लिखा हुआ है। जो है कि प्रमाणिक गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमाणिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रामाणिक होता है, आ की मात्रा होती है, प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है। तो आप लोगों को पता हो कि कारक कुल 8 होते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है। तो अधिकरण में पर होता है, में और पर, अधिकरण का में पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। और ने किसका होता है, तो ने कर्ता का होता है और कर्म को हो जाएगा, यहाँ पर कर्म का है। और यहाँ क्या हो जाएगा, करण से, करण का हो जाएगा। एक होता है अलगाव वाला, अपादान से, अपादान से, तो यहाँ पर भी से हो जाएगा लेकिन ये अलगाव वाला होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें दिया है क्षमा, क्षेत्र, घटना और रीति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आप लोग शब्द का प्रयोग कर लिया करिए। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र, जैसे क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाए। क्षमा दी गई, तो ये स्त्रीलिंग है। घटना हो गई, हो गई। रीति, रीति रिवाज बढ़ रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये सभी स्त्रीलिंग है और जो है कि क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऊपर पुल्लिंग पूछा गया था, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है। दुख, लेख, गरिमा और स्पर्श। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गरिमा। गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। आप लोग इसका प्रयोग करके शब्दों में करेंगे वाक्य में पूरा, तो आंसर मिल जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। एक वचन और बहुवचन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका प्रयोग, दर्शन, लता, नारी और गाय। तो दर्शन शब्द जो है कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्शन हो गए या मिल गए, तो जब भी देखेंगे तो आप लोग बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो है कि लता शब्द, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लताएं, लताएं हो जाएगा बहुवचन। और इसका गायें हो जाएगा और इसका नारियां हो जाएगा। तो दर्शन शब्द और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, आंसू, ये सभी जो है कि हमेशा जो है कि बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न से भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा था, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो इसमें राम घर गया था, यह भूतकाल का उदाहरण है। और इसको देखा जाए तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। और वह आ रहा था, वह आ रहा है, यह भी वर्तमान काल का है और यह भविष्य काल का है। अब काल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता, वह पत्र लिखा जाता है।
तो मोहन से बैठा नहीं जाता। ये जो है कि भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जो है कि भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने विद्यालय जाना है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या अशुद्धि की गई है? तो यहाँ पर अशुद्ध किया गया है मैंने नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुझे होगा। मुझे विद्यालय जाना है, तो इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा मुझे विद्यालय जाना है। तो पूरे वाक्य में भी शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। यहाँ पर दिया है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी कि इसमें से पूछा गया कि जो ये चिन्ह दिए गए हैं इसमें प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो आप लोग जानते ही होंगे, आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये कौन सा है? तो ये पूर्ण विराम का है, ये पूर्ण विराम का है। तो हिंदी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूर्ण विराम का है। और ये क्या है? तो ये विस्मयादिबोधक होता है, विस्मयादिबोधक होता है। और ये कौन सा है? तो ये अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव असंभव काम होना, बहुत शोर होना, चुगली करना और अचानक आफत आ पड़ना। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अचानक आफत आ पड़ना, आसमान फट पड़ना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वावलंबी होने का लिए सही मुहावरा पूछा है। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति का कौन सी होगी? पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल और नेकी और पूछ पूछ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में। बहुत बार प्रयोग भी किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना क्या कहलाता है? यानी कि जो मूल पाठ है उसका अगर व्याख्या के साथ अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या के साथ अनुवाद, तो उसे क्या कहा जाएगा? शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद और व्याख्यानुवाद। तो आप लोग प्रश्न को पढ़ने से समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यानुवाद। अगर व्याख्या के साथ अनुवाद किया जा रहा है तो व्याख्यानुवाद कहा जाता है। और जो भावानुवाद होता है ये क्या होता है? तो जो है कि भाव के साथ अनुवाद किया जाता है, भाव के साथ, जो उसका भाव है मूल भाव उसके साथ अनुवाद किया जाता है, तो भावानुवाद होता है। और सीधे सीधे सिर्फ अनुवाद कर दिया जाता है शब्दों का, तो ये अनुवाद हो जाता है शब्दानुवाद। और सारांश के साथ जब अनुवाद किया जाता है, सारांश उसके साथ, तो सारा अनुवाद होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? जो ब्रज बोली है यह हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? आप लोग आंसर को एक बार खुद से सोचिए, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रज जो है कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसमें और कौन कौन सी है? तो ब्रज हो गई, कन्नौजी हो जाएगी, कन्नौजी भाषा जो होती है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। ये उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली भी हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी। और खड़ी बोली, खड़ी बोली, ये सभी जो है कि आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? तो पूर्वी हिंदी में देखा जाए तो बिहारी, बिहारी आ जाएगी। और कौन सी आएगी?
तो छत्तीसगढ़ी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी, बघेली, ये सभी जो है कि अवधी भी आ जाएगी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सा है? कुमायूं, कुमायूनी जो होती है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक सही अनुवाद क्या होगा? तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद भी पूछे जाते हैं एक दो, तो आप लोग ये थोड़ा सा इनको भी पढ़ते रहिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी गलत ना हो। मैक्सिमम सही क्वेश्चन करने की आदत रहेगी तभी जाके एग्जाम में भी सही होगा। तो जो है कि इसका संशोधन हो जाएगा, अमेंडमेंट का होता है संशोधन। और अगला क्वेश्चन है सूरसागर के रचयिता कौन है? तो 2-4 लेखकों के नाम भी पूछता है। तो सूरसागर के सूरदास हैं, सूरदास हैं। और इनकी और कौन सी है? सूरसागर और सूरसरावली, सूरसरावली। और एक है साहित्य साहित्य लहरी है, इनकी ये है। तो ये जो है कि सूरदास की रचनाएं हैं। कुछ रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला पूछा है निम्न में रीतिकाल के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत। तो रीतिकाल के बिहारी हैं, ये बहुत ही फेमस कवि हैं रीतिकाल के, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये किस काल के हैं? तो ये छायावाद के कवि हैं, छायावाद के। ये जो लोग तीनों लोग हैं ये छायावाद के कवि हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद और भगवान दास। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इसके लेखक। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर लेखक से पूछा है कि उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। तो उर्वशी किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी किसका काव्य है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। और इनका और कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का ये है। और क्या है? तो रश्मि, रश्मि रथी, ओंकार, ये सभी जो है कि रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है हिंदी के। और अगले वाले भाग में हम लोग 50 क्वेश्चन जीके के सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर पसंद आया होगा, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।